हेलो स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और मैं हूं आपका दोस्त और आपका होस्ट आयुष श्रीवास्तव। और आज हम पढ़ने वाले हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर, जो कि हमारा केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर है। तो इसमें आज हम बहुत सारे मॉडल्स पढ़ेंगे और पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की किस तरीके से डिस्कवरी हुई। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला जो हमारा मॉडल है वो दिया था डाल्टन्स ने, जिसको हम डाल्टन्स एटॉमिक मॉडल या डाल्टन्स थ्योरी भी कहते हैं। डाल्टन्स थ्योरी, ठीक है। लेकिन वैसे देखा जाए तो इनसे भी पहले हमारे इंडिया में बता दिया गया था कि महर्षि जो कनाड थे उन्होंने बताया था कि वायुमंडल में कुछ ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल्स या छोटे छोटे कण पाए जाते हैं। उन्होंने उसे बोला था परमाणु। शायद इसी वजह से हमारा एटम बम है उसको हिंदी में परमाणु बम भी कहा जाता है। ठीक है, तो डाल्टन्स ने क्या कहा था, उनका जो पहला पॉइंट था वो ये था कि matters are made up of tiny particles। जो मैटर होता है वो किससे मिलकर बना होता है? मैटर जो होता है वो किससे मिलकर बना होता है? टेनी, छोटे छोटे पार्टिकल से। विच इज कॉल्ड, जिसको उन्होंने बोला विच इज कॉल्ड एटम। ठीक है, उन्होंने इन छोटे छोटे पार्टिकल्स को क्या बोला? एटम। दूसरा पॉइंट क्या था? एटम्स इज इनडिविजिबल। ठीक है, तीसरा पॉइंट इन्होंने बोला था एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट shows same property और फोर्थ पॉइंट ये बोला था कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट shows डिफरेंट प्रॉपर्टीज। ठीक है, आइए इनको एक एक करके पॉइंट को समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट उन्होंने बोला मैटर आर मेड अप ऑफ टेनी पार्टिकल्स विच इज कॉल्ड एटम। इन्होंने बताया था कि जो एटम होता है, जो हमारा मैटर होता है, वो किससे मिलकर बना होता है? बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है और उन्हीं पार्टिकल्स को इन्होंने बोला एटम। दूसरा पॉइंट इन्होंने ये बोला कि एटम जो होता है वो इंडिविजिबल होता है, मतलब इन्हें हम फर्दर एलिमेंट्स में डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, इनको फर्दर एलिमेंट्स में डिवाइड नहीं कर सकते। तीसरी चीज उन्होंने ये बोली एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट शो सेम प्रॉपर्टी। जो सेम एलिमेंट के एटम्स होते हैं वो सेम प्रॉपर्टी शो करते हैं। चौथा पॉइंट इन्होंने बोला कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट शो डिफरेंट प्रॉपर्टीज। जो डिफरेंट एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं वो डिफरेंट प्रॉपर्टीज शो करते हैं। ठीक है, अब ये तो ठीक था, लेकिन उन्होंने ये 3 पॉइंट, जो नीचे के 3 पॉइंट है, लास्ट 3 पॉइंट है, ये उन्होंने कुछ गलत बोल दी। इस वजह से शायद इनका मॉडल फेल हो गया। लेकिन हम इसको बहुत बड़ी एक वो मानेंगे, इनका कंट्रीब्यूशन मानेंगे एटम्स की खोज में, क्योंकि उस टाइम पे 1818 सेंचुरी की बात है, तब ये इतनी बड़ी सोच रखने वाले साइंटिस्ट थे। ठीक है, और इनकी थ्योरी को कम से कम 1870 या 80 तक ब्लाइंडली फॉलो भी किया गया। ठीक है, क्योंकि उस टाइम पर ये बहुत बड़ी डिस्कवरी थी, इन्होंने इतना बड़ा सोचा, तो इस वजह से इसको माना भी गया बहुत सालों तक। ठीक है, अब बात आती है, अब हमें ये जानना है कि इनके ऐसे कौन कौन से रीजंस थे जिनकी वजह से इनका मॉडल फेल हो गया। तो देखो भाई, 1880 के लगभग या उसके बाद एक इलेक्ट्रॉन की खोजी, मतलब सब एटॉमिक पार्टिकल की खोजी। इन्होंने ये बोला था कि एटम इज इनडिविजिबल। एटम जो होता है वो इनडिविजिबल होता है, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना, क्योंकि एटम्स के अंदर भी बहुत सारे पार्टिकल्स पाए जाते हैं। लेकिन फंडामेंटल सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो होते हैं वो हमारे सिलेबस में है, वो सिर्फ 3 ही है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इन्हीं तीनों को हमें पढ़ना है। ठीक है, तो ऐसा तो नहीं था, तो इनका ये वाला जो पॉइंट था ये गलत हो गया। ठीक है, क्योंकि एटम में भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। सेकंड पॉइंट है कि एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट शो सेम प्रॉपर्टी।
जो सेम एलिमेंट के एटम्स होते हैं वो सेम प्रॉपर्टी शो करते हैं। ये भी पॉइंट इनका गलत हुआ क्योंकि बाद में आइसोटोप की खोज हुई, बाद में आइसोटोप्स की खोज हुई। अच्छा, इनके टाइम पर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की डिस्कवरी तो नहीं हुई थी, ये तो ऐसे ही सोच रहे थे छोटे छोटे जो पार्टिकल्स हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, एटम बोलते हैं। ठीक है, उस टाइम पर इलेक्ट्रॉन को जानता भी नहीं था कोई, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को। ठीक है, इन्होंने बस छोटे छोटे पार्टिकल्स को क्या बोल दिया, अपना क्या नाम है, एटम बोल दिया। दूसरा इन्होंने ये बताया था, और उस टाइम पे आइसोटोप की भी खोज नहीं हुई थी, तो ये भी जो पॉइंट है वो भी गलत साबित हुआ। चौथा पॉइंट ये था कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स शोज डिफरेंट प्रॉपर्टीज। ठीक है, ये भी पूरी तरह से गलत हुआ क्योंकि जब आइसोबार की खोज हुई तब, आइसोबार्स की खोज हुई तब। आइसोटोप्स वो होते हैं, आइसोटोप्स वो होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन मास नंबर डिफरेंट होता है। वहीं आइसोबार वो होते हैं जिनका मास नंबर सेम होता है लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है। अगर हम एग्जांपल की बात करें, आइसोटोप्स के एग्जांपल की बात करें तो इनका एग्जांपल है 1H1, 1H2, 1H3। इसको बोलते हैं प्रोटियम, इसको बोलते हैं ड्यूटेरियम, इसको बोलते हैं ट्राइशियम। ठीक है, ये हाइड्रोजन के ही क्या है, आइसोटोप है। दूसरी बात, आइसोबार की अगर हम बात करें तो आइसोबार में आप ले लो आर्गन एंड कैल्शियम, आर्गन एंड कैल्शियम। तो इस तरीके से इनकी जो थ्योरी थी वो गलत साबित हो गई। लेकिन मैं जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि उस टाइम पर, उस समय पर यह सोच रखनी बहुत बड़ी बात थी, तो इनका बहुत बड़ा मेजर कंट्रीब्यूशन था इस चीज में। अब बात आती है, इलेक्ट्रॉन की खोज हो गई तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किस तरीके से हुई। ठीक है ना भाई, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किस तरीके से हुई, अब हम ये पढ़ेंगे। तो देखो, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की गई थी कैथोड रेस की वजह से। हेडिंग डाल लो यहां पर, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन किस तरीके से हुई थी, क्या हुआ था, कैथोड रेस की डिस्कवरी की गई थी विलियम क्रुक्स के द्वारा। विलियम क्रुक्स ने कैथोड रेस की डिस्कवरी की थी। और दूसरी बात, फिर उसके बाद सर जे थॉमसन और उनके जो साथी थे, मतलब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करना, मैं ये नहीं बोलूंगा कि सर जे थॉमसन ने अकेले की है, लेकिन इसमें बहुत पूरा वर्ल्ड शामिल था, बहुत सारे साइंटिस्ट थे जो कि शामिल थे, क्योंकि उस टाइम पर यही सब एक्सपेरिमेंट चल रहे थे, नई नई चीजें सामने आ रही थी। अब उन्होंने, सर जे थॉमसन ने क्या किया, उन्होंने एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया। ठीक है, उन्होंने एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया और उसमें दो प्लेट्स ली, दो इलेक्ट्रोड लिए, दो इलेक्ट्रोड मतलब दो प्लेट्स ली, और एक को क्या किया, नेगेटिव टर्मिनल, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया और एक को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया। ठीक है, और उसमें क्या किया था, जो डिस्चार्ज ट्यूब था उसमें क्या किया था, उसमें उन्होंने एक वैक्यूम पंप लगा रखा था, जिसकी मदद से उन्होंने क्या किया, जो उसके अंदर एयर थी और प्रेशर था, उसको सक करके, एयर को सक करके प्रेशर बिल्कुल 0.01 mmg कर दिया, mmHg। प्रेशर जो था वो कितना कर दिया, 0.01 mmHg। इतना उन्होंने बहुत कम प्रेशर कर दिया। मतलब इस प्रेशर को आप ये समझो बिल्कुल वैक्यूम ही था, हालांकि प्रेशर था लेकिन ये प्रेशर बहुत ही मतलब वैक्यूम के बराबर का होता है, तो उन्होंने इतना प्रेशर क्रिएट कर दिया था उसमें। अब इससे होगा क्या, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि प्रेशर कम करने से क्या होता है। प्रेशर कम करने से क्या हुआ कि जब उन्होंने नेगेटिव टर्मिनल और पॉजिटिव टर्मिनल से बैटरी को कनेक्ट किया, तो जो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट था उसको उन्होंने, उस प्लेट को बोला कैथोड। ठीक है, और जो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट था उसे उन्होंने बोला एनोड। तो जैसे ही उन्होंने करंट फ्लो किया, उन्होंने करंट फ्लो किया था 10,000 वोल्ट का, 10,000 वोल्ट का उन्होंने करंट फ्लो किया था इसमें। और जैसे ही उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी इसमें अप्लाइड की तो उन्होंने देखा कि कैथोड से एनोड की तरफ कुछ रेस जा रही हैं, कुछ इनविजिबल रेस थी। मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, कैथोड से एनोड की तरफ कुछ इनविजिबल रेस मूव हो रही थी। ठीक है, लेकिन अब मैं यहाँ पर एक बात भी और बोल रहा हूँ कि इनविजिबल थी, और ये भी बोल रहा हूँ कि जाती हुई दिख रही थी। मतलब दिखने का मतलब ये नहीं कि उन्हें साफ साफ आंखों से दिख रही थी, लेकिन उन्होंने ऐसा मतलब एक्सपीरियंस किया। तो ऐसा इसीलिए पॉसिबल हुआ कि मतलब उन्होंने इसी ऐसे पता लगाया कि मतलब कोई रेस जा रही है या नहीं। उन्होंने क्या किया था, जो डिस्चार्ज ट्यूब था जिस तरफ एनोड लगा था, उसके एनोड के पीछे जस्ट क्या किया था, एक फ्लोरेसेंस मटेरियल लगा रखा था, एक फ्लोरेसेंस मटेरियल लगा रखा था। फ्लोरेसेंस मटेरियल वो मटेरियल होते हैं जब इन पर कोई चीज पड़ती है, जब कोई चीज स्ट्राइक होती है, तब वो क्या करते हैं,
चमकती हैं या ब्लिंक करते हैं। आपने इसका एक एग्जांपल, मैं आपको बेस्ट एग्जांपल दूं, आपने देखा होगा कि पिछले जमाने में, पहले के जमाने में बहुत मोटे मोटे टीवी चला करते थे, बहुत मोटे मोटे टेलीविजन हुआ करते थे, या आप कंप्यूटर की स्क्रीन देखें पहले जमाने की, तो उसमें जो मॉनिटर हुआ करता था वो भी बहुत मोटा सा था। तो आप देखना, अगर किसी के घर में हो तो उसको एक्सपीरियंस करके देखना कि जब बहुत देर तक टीवी चल रही हो उसको आप बंद कर देना, बंद करने के बाद उसको हाथ लगाकर देखना उसकी स्क्रीन को, तो वो हल्की सी ब्लिंक होगी। मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना, वो हल्की सी ब्लिंक होगी। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि अपने हाथ में भी क्या है, इलेक्ट्रॉन है भाई, अपने अंदर भी तो क्या करंट है, इंपल्स के रूप में आपने पढ़ रखा है 10th में, इंपल्स के रूप में अपने में अंदर भी क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी है। तो जब हमारे इलेक्ट्रॉन उस पर पड़ते हैं, स्ट्राइक होते हैं उस स्क्रीन पर, वो जो स्क्रीन, वो आप ये समझो कि फ्लोरेसेंस मटेरियल टाइप की बनी हुई है, तो जब उस पर स्ट्राइक होते हैं तो हल्की सी ब्लिंक होती है इसी वजह से, ठीक है। तो देखो, उन्होंने जो डिस्चार्ज ट्यूब लगा रखा था उसको हम बोलते हैं कैथोड रेज ट्यूब, या उसको CRT भी बोलते हैं, CRT, कैथोड रेज ट्यूब, कैथोड रेज ट्यूब, ठीक है ना। तो उन्होंने क्या किया, इस तरीके का कुछ ट्यूब था जिसको ये एनोड मान लो, ये कैथोड मान लो। जब इन्होंने एक यहाँ पर वैक्यूम पंप लगा रखा था जिससे एयर जो है सक करके वो प्रेशर यहाँ पर बिल्कुल लो कर सके, और यहाँ पर एक बैटरी लगा रखी थी, एक बैटरी लगा रखी थी, यहाँ पर इन्होंने एक बैटरी लगा रखी थी, और ये एनोड को, ये होता है ये कैथोड, जो नेगेटिव टर्मिनल होता है ये होता है कैथोड। इन्होंने क्या किया था, एक इलेक्ट्रोड को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया तो इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया, इसको बोला कैथोड, और एक को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया जिसको बोला एनोड। अब हुआ क्या, कैथोड से कुछ रेज एनोड की तरफ ट्रेवल कर रही थी। इन्होंने ऑब्जर्व किया कि कैथोड से कुछ रेज एनोड की तरफ ट्रेवल कर रही हैं, लेकिन ये इनविजिबल थी। लेकिन ये कैसे पता चला कि भाई रेज ट्रेवल कर रही हैं? तो यहाँ पर एनोड के पीछे एक इन्होंने क्या लगा रखा था, एक फ्लोरेसेंस लगा रखा था। फ्लोरेसेंस मैंने आपको बताया है कि फ्लोरेसेंस वो मटेरियल होता है, फ्लोरेसेंस वो मटेरियल होते हैं जो ब्लिंक करते हैं जब इन पर कोई चीज स्ट्राइक होती है। अब इन्होंने कौन सा यूज किया था फ्लोरेसेंस, जिंक सल्फाइड का, ZnS, ठीक है, जिंक सल्फाइड का इन्होंने मटेरियल यूज किया था, ठीक है। तो इससे क्या पता चला कि जब ये इलेक्ट्रॉन इस पर पड़ रहे थे, कैथोड रेज जब ये पड़ रही थी, तब इन्होंने ये देखा कि भैया यहाँ पर ये ब्लिंक हो रहा है, ये जो है फ्लोरेसेंस यहाँ पर ब्लिंक हो रहा है। अब निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जा रही थी, तो इससे ये पता चला कि ये जो कैथोड रेज है वो किस टाइप की, नेचर इनका कैसा है, निगेटिव पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है, निगेटिव पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है, तभी तो निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रही है। ये निगेटिव होंगी तो किसकी तरफ अट्रैक्ट होंगी, पॉजिटिव की तरफ। तो इन्होंने क्या बोला कि ये जो कैथोड रेज है वो किससे मिलकर बनी है, निगेटिव पार्टिकल से, जिन्हें उन्होंने इसको बोला इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब कुछ कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं, कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज, कैथोड रेज प्रॉपर्टीज। तो देखो कैथोड रेज प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। पहली प्रॉपर्टी ये है, कैथोड रे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। दूसरी प्रॉपर्टी ये है, दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि कैथोड रेज मेड अप ऑफ negative particles which is called electron। कैथोड रेज किससे मिलकर बनी होती है, नेगेटिव पार्टिकल से, जिन्हें हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन बोला जाता है इनको। तीसरा पॉइंट ये है, आयोनाइजेशन पावर, आयोनाइजेशन पावर ऑफ कैथोड रेज
इज वेरी हाई। इस चीज को आप याद रखना, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसी से आपको प्रोटॉन की डिस्कवरी समझ में आएगी। आयोनाइजेशन पावर ऑफ कैथोड रेज बहुत हाई होती है। ये इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये इट कैन आयोनाइज द गैस। जो भी गैस इनके रास्ते में आती है उसको ये आयोनाइज भी कर सकती हैं। फोर्थ पॉइंट ये है it does not depend upon the nature of cathode and its material। ये कैथोड या कैथोड की जो मटेरियल है उस पर डिपेंड नहीं करती, ठीक है। पांचवा पॉइंट ये है when it falls on a heavy metal, जब ये किसी मेटल पर पड़ती हैं तब क्या होता है भैया? When it falls on a heavy metal, it produces, ये क्या प्रोड्यूस करती हैं? एक्सरे प्रोड्यूस करती है, ठीक है। छठवां पॉइंट ये है, इतना समझ में आ रहा है आपको? दिख रहा है ना? अगर नहीं दिख रहा तो मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ। When it falls on a heavy metal, it produces X-ray। ये क्या कर, जब ये हेवी मेटल्स पर पड़ती हैं तब ये क्या प्रोड्यूस करती हैं? एक्सरे प्रोड्यूस करती हैं। पांचवा है इट मेक्स एन मैकेनिकल एफर्ट दैट इज, ये जो है मैकेनिकल एफर्ट भी लगाती हैं। इसका मतलब ये है अगर इनके रास्ते में इट कैन रोटेट द व्हील placed in their path, अगर हम इसके बीच में कोई एक व्हील रख दे, एक पहिया रख दे, तो ये उसको भी रोटेट कर सकती हैं। सातवां पॉइंट ये है द ई अपॉन एम चार्ज टू मास रेशियो जो होता है, द ई अपॉन एम वैल्यू ऑफ कैथोड रेज is minus 1.76 into 10 to the power 8 कूलाम पर ग्राम। जो E अपॉन एम रेशियो होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, E अपॉन एम रेशियो जो होता है इनका, वो क्या होता है? माइनस 1.76 इंटू 10 टू द पावर 8 कूलाम पर ग्राम। चार्ज की रेशियो क्या है? चार्ज की यूनिट क्या है? कूलाम। मास की यूनिट क्या है? ग्राम, ठीक है। ये समझ गए? अगला पॉइंट है कैथोड रेज penetrate the sheet placed in their path। तो ये इनके बारे में बातें थी, बस यही सब बातें हैं कैथोड रेज के बारे में। ये प्रॉपर्टी है कैथोड रेज की, ठीक है। ये पेनिट्रेट भी कर सकती हैं किसी भी शीट को, मेटल की शीट को जो कि इनके रास्ते में आएगी, ठीक है। कैथोड रेज कैन पेनिट्रेट, कैन कर सकती है, जरूरी नहीं है कि हर एक मेटल को पेनिट्रेट ही करे। कैन पेनिट्रेट द शीट प्लेस्ड इन देयर पाथ, ठीक है।
अब हम पढ़ते हैं प्रोटॉन की डिस्कवरी कैसे हुई। उससे पहले मैं आपको एक बार फिर से याद दिला दूं कि इस पॉइंट को आप याद रखना और इस पॉइंट को भी आप याद रखना, 7 और 3rd पॉइंट को याद रखना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में, ठीक है, इन पर सवाल आ जाते हैं। अब हम देखेंगे कि किस तरीके से डिस्कवरी हुई प्रोटॉन की, ठीक है। तो हेडिंग लगा लो, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। किस तरीके से डिस्कवरी हुई, तो जैसे इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैथोड रेस की वजह से हुई थी, उसी तरीके से प्रोटॉन की डिस्कवरी भी एनोड रेस की वजह से हुई थी। इसको भी किस तरीके से डिस्कवर किया गया था, जैसे कैथोड रेस को डिस्कवर किया गया था। इसको डिस्कवर किया था ई गोल्डस्टीन ने। उन्होंने क्या किया, एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया और उसमें 2 प्लेट लगाई, एक कैथोड थी एक एनोड थी। उसको नेगेटिव टर्मिनल को एक प्लेट से कनेक्ट किया जिसको उन्होंने बोला कैथोड, और पॉजिटिव टर्मिनल से जिस प्लेट को कनेक्ट किया था उसको उन्होंने बोला एनोड। अब यहाँ पर उन्होंने इतना प्रेशर कम नहीं रखा था जितना कि उन्होंने रखा था सर जे थॉमसन ने, मतलब उससे कुछ ज्यादा प्रेशर था, ठीक है। तो हाँ, एक पॉइंट और मैं आपको बताना भूल गया, वो मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, जब मैंने इलेक्ट्रॉन कैथोड रेज जो थी उसमें सीधे सीधे इलेक्ट्रॉन कैसे जा रहे थे, डिफ्लेक्ट क्यों नहीं हो रहे थे, तो ऐसा इसीलिए था क्योंकि उन्होंने बिल्कुल प्रेशर कम कर दिया था। मैंने आपको एक सवाल भी पूछा था अभी कि प्रेशर कम क्यों किया था, बहुत लोग क्यों किया था प्रेशर, जिससे कि उनके जो कैथोड रेज जा रही है उनके रास्ते में कोई भी रुकावट ना आए, ठीक है, उनके रास्ते में कोई भी रुकावट ना आए। नहीं तो अगर कोई गैस होती तो फिर वो आयोनाइज हो जाती, इस वजह से, ठीक है। अब देखो कि उन्होंने भी क्या लिया था, वो ई गोल्डस्टीन ने एक टाइप का, उसी टाइप का एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया था, उसमें एक एनोड लिया था एक कैथोड लिया था। लेकिन यहाँ पर क्या था, यहाँ पर इन्होंने थोड़ा सा प्रेशर जो है ज्यादा रखा था इन कंपैरिजन टू सर जे थॉमसन। इन्होंने क्या किया था कि जो कैथोड था, इस बार इन्होंने जो कैथोड लिया था वो कैसा था, परफोरेटेड कैथोड था। जो कैथोड था वो कैसा था, परफोरेटेड था। वो एनोड परफोरेटेड नहीं था। परफोरेटेड का मतलब होता है, जिसमें छेद हो छोटे छोटे, ठीक है ना। परफोरेटेड का मतलब क्या होता है, जिसमें छोटे छोटे छेद हो। और इन्होंने यहाँ पर एक ये वैक्यूम पंप लगा रखा था जिसमें कि इन्होंने एयर को सक करके प्रेशर लो कर दिया था, लेकिन इतना लो नहीं किया था जितना उन्होंने किया था, ठीक है ना। अब इन्होंने कैथोड, ये था कैथोड, ये था एनोड। इन्होंने क्या किया था, परफोरेटेड कैथोड लिया था और करंट को फ्लो किया और यहाँ पर इन्होंने लगा रखी थी एक स्क्रीन, वही जिंक सल्फाइड की, फ्लोरेसेंस स्क्रीन जिंक सल्फाइड की। जब इन्होंने करंट को फ्लो किया तब इन्होंने क्या देखा कि यहां से कुछ रेज निकल कर जा रही हैं कैथोड की तरफ, एनोड से कुछ रेज निकल कर जा रही हैं कैथोड की तरफ, और ये रेज जो थी वाकई में दिख रही थी, ठीक है। ये इनविजिबल रेज नहीं थी, ये रेज निकल कर जा रही थी एनोड से कैथोड की तरफ। अच्छा एक बात बताओ कि जो एनोड था, अच्छा जो चार्ज फ्लो होता है वो किस तरफ से होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, लेकिन ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ कैसे फ्लो हो गया, तो ये मैंने आपको बताया था, मैंने आपसे बोला था कि आयोनाइजेशन वाले पॉइंट को याद रखना। हुआ क्या था एक्चुअली में, मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर एयर भरी हुई थी, थोड़ी बहुत एयर थी इसमें, मतलब गैस थी। तो यहाँ पर जो कैथोड रेस निकल रही थी, जो कैथोड रेस यहाँ से जा रही थी, तो यहाँ पर उनके गैस के मॉलिक्यूल्स होंगे या एटम्स होंगे, यहाँ पर उनके पार्टिकल्स होंगे गैस के। इसमें एक इलेक्ट्रॉन होगा, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर पॉजिटिव, अंदर पॉजिटिव, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन। तो जब ये कैथोड रेस इस पर पड़ रही थी तो इन्होंने क्या किया, इस कैथोड रेस से इन पार्टिकल के, गैस के पार्टिकल से ये इलेक्ट्रॉन खींच लिए, ये जो थे वो खींच लिए। अब इलेक्ट्रॉन किस तरफ भागेंगे, भैया ये एनोड है, पॉजिटिव है, तो ये एनोड जो है इस तरफ खींचेगा इलेक्ट्रॉन जो है इस तरफ खींचेगा ना। तो क्या हुआ था कि जो इलेक्ट्रॉन थे वो इसने एनोड ने खींच लिए थे अपनी तरफ। अब बचा क्या था,
बचा क्या था, पॉजिटिव चार्ज ही तो बचा था, पॉजिटिव आयंस बचे थे। तो जो पॉजिटिव आयंस थे, पॉजिटिव आयंस थे, पॉजिटिव आयंस थे वो किसकी तरफ मूव होने लगे, एनोड की तरफ। और जो ये कैथोड था वो क्या था, परफोरेटेड था। इस वजह से इसमें यहाँ पर ये जो स्ट्राइक कर रहे थे आयंस, गैसियस आयंस जो स्ट्राइक कर रहे थे पॉजिटिव आयंस, ये इस पर ब्लिंक होने लगे। तो अगर आपसे कोई पूछे कि भैया ये जो एक्सपेरिमेंट था इसमें जो बहुत से लोग बोलते हैं कि एनोड रेज ही क्या होती है, हमारा प्रोटॉन होता है, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो एनोड रेज से ये वाला जो एक्सपेरिमेंट था, जो पॉजिटिव आयंस जा रहे थे, तो आप क्या बोलोगे, पॉजिटिव आयंस जो होते हैं वही हमारे प्रोटॉन होते हैं। पॉजिटिव आयंस थे उसमें जो थे प्रोटॉन थे, वही प्रोटॉन माने गए। ठीक है, ये नहीं कहना आप कि एनोड रेज थी वो प्रोटॉन थे, एनोड रेज प्रोटॉन नहीं थे। हाँ, अगर हम इसमें हाइड्रोजन गैस भर दें, अगर हम इसमें हाइड्रोजन गैस भर दें तो ये इसको हम मान सकते हैं कि प्रोटॉन थे। हाइड्रोजन गैस के लिए ये बिल्कुल कंफर्म था, अगर हम हाइड्रोजन गैस इसमें भर दें तो हाइड्रोजन गैस के लिए बिल्कुल कंफर्म था कि भैया वही क्या है, प्रोटॉन है। ठीक है ना। अब देखो इसकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। पहली प्रॉपर्टीज क्या थी, इसकी पहली प्रॉपर्टीज क्या थी एनोड रेस की, कि एनोड रेस ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, दूसरी चीज ये थी एनोड रेस मेड अप ऑफ पॉजिटिव पार्टिकल, पॉजिटिव पार्टिकल which is called प्रोटॉन। ठीक है, तीसरा ये था the E upon m value of proton, the E upon m value of proton, the E upon m value of anode rays, sorry, anode rays is smaller than that of cathode rays। ठीक है ना, कैथोड रेज। इसी वजह से हम बोलते हैं कि भैया जो प्रोटॉन, जो एनोड रेज है वो प्रोटॉन नहीं है, उनमें जो गैसियस आयंस है, पॉजिटिव आयंस है, वो प्रोटॉन है। ठीक है। चौथा पॉइंट ये है द E अपॉन m वैल्यू ऑफ हाइड्रोजन आयन इज मैक्सिमम। द E अपॉन m वैल्यू ऑफ हाइड्रोजन आयन इज मैक्सिमम। शायद इसी वजह से अगर हम हाइड्रोजन गैस को डिस्चार्ज ट्यूब में ले तो उसमें से जो, उसकी वजह से जो एनोड रेज प्रोड्यूस होंगी उनको हम प्रोटॉन बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसकी जो E अपॉन m वैल्यू होती है वो क्या होती है, इसकी E अपॉन m वैल्यू जो होती है वो मैक्सिमम होती है। ठीक है, तो ये थी एनोड रेज की प्रॉपर्टी। अब हम एक और मॉडल पढ़ने जा रहे हैं, वो है सर जे थॉमसन का प्लम पुडिंग मॉडल। इसको प्लम पुडिंग मॉडल भी बोलते हैं, या प्लम पुडिंग मॉडल या वाटरमेलन मॉडल भी बोलते हैं, वाटरमेलन मॉडल। इसको दिया था सर जे थॉमसन ने। उन्होंने क्या बताया था, उन्होंने ये बताया था कि भैया जैसे जो हमारा वाटरमेलन होना ना, तरबूज, या हम खीर ले लें, प्लम पुडिंग का मतलब खीर ले लें, तो देखो पहले तरबूज से समझ लेते हैं। तो जो तरबूज होता है हमारा वाटरमेलन, उसमें क्या होता है, जो लाल लाल पार्ट होता है, रेड रेड कलर का जो पार्ट होता है, रेड रेड कलर का जो पार्ट होता है, उसको तो उन्होंने बोला क्या, मोस्ट ऑफ द पार्ट क्या बोला उन्होंने, कि जो रेड पार्ट है वो सारा पॉजिटिव है। एटम प्लम पुडिंग, वाटरमेलन या प्लम पुडिंग की उससे समझाया उन्होंने कि जो ज्यादातर पार्ट है वो क्या है, ज्यादातर पार्ट है वो क्या है, वो है हमारा पॉजिटिव। और इसके बीच में जो सीड्स होते हैं ना, सीड्स, इसके बीच में जो सीड्स होते हैं काले काले बीज, इसके
इसको उन्होंने बोला इलेक्ट्रॉन से दर्शा दिया, इलेक्ट्रॉन से रिप्रेजेंट कर दिया। इन्होंने ये बोला कि जो उसमें धसे होते हैं, जो सीड्स होते हैं उसमें धसे होते हैं, उनको इन्होंने बोला इलेक्ट्रॉन। कि जो ज्यादातर पार्ट होता है रेड रेड, वो क्या होता है, पॉजिटिव पार्ट होता है, इसको हम प्रोटॉन या न्यूक्लियस प्रोटॉन मान सकते हैं। और जो सीड्स होते हैं वो उन्होंने बताया कि वो उन्होंने इलेक्ट्रॉन से रिप्रेजेंट किए। ठीक है, अब इनका मॉडल फेल क्यों हो गया वो भी सुन लो। इनका मॉडल इसीलिए फेल हुआ क्योंकि इन्होंने इट कांट बी एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे क्योंकि देखो भाई, इलेक्ट्रॉन जो होता है हमें सबको पता है कि इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाता है, लेकिन सीड्स में तो वाटरमेलन में तो ऐसा नहीं होता। वाटरमेलन में क्या होता है, सीड्स एक जगह अपनी जगह स्टेबल रहते हैं, स्टेशनरी रहते हैं ना। लेकिन इन्होंने ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। और जबकि रियलिटी में होता क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज इनकी गलत हो गई। दूसरी चीज ये थी कि ये इट कैन नॉट एक्सप्लेन दी स्पेक्ट्रम ऑफ एटम। ये एटम के स्पेक्ट्रम को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। स्पेक्ट्रम क्या होता है, स्पेक्ट्रम आप पढ़ के आ रहे होगे 10th क्लास में कि जो प्रिज्म होता है, जब उस पर सनलाइट पड़ती है तो सनलाइट जो होती है वो 7 कलर में डिस्पर्स हो जाती है। 7 कलर में क्या हो जाती है, डिस्पर्स हो जाती है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। तो जो 7 कलर में डिस्ट्रीब्यूट होती है, विबग्योर जिसको बोलते हैं, तो वो 7 कलर को हम क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम बोलते हैं। ठीक है, उसी को चीज को हम क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम। तो ये दो जो रीजन थे, इस वजह से इनका जो मॉडल है फेल हो गया। अब हम पढ़ते हैं रदरफोर्ड मॉडल। जो रदरफोर्ड ने मॉडल बताया था वो क्या था, वो बहुत काफी हद तक सक्सेस हुआ था रदरफोर्ड का मॉडल। ठीक है, लेकिन इनका भी बहुत हद तक सक्सेस हुआ था। इनको इसके लिए नोबेल प्राइज भी दिया गया है क्योंकि ये बहुत ही उस टाइम पर बड़ी सोच थी। ठीक है, अब रदरफोर्ड का मॉडल पढ़ा। अब हम पढ़ने जा रहे हैं रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, कि रदरफोर्ड ने किस तरीके से अपना एक्सपेरिमेंट किया था। तो देखो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने एक इस तरीके से स्क्रीन ली थी, इस तरीके से स्क्रीन ली थी, और इसके बीच में एक बहुत ही पतली गोल्ड फॉइल ली थी, गोल्ड फॉइल। और यहां पर एक लगा रखा था, यहां पर एक लगा रखा था सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल। अब इन्होंने क्या देखा, इन्होंने क्या किया, इस अल्फा पार्टिकल की इस सोर्स से बॉम्बार्डिंग कराई किस पर, इस गोल्ड फॉइल पर बॉम्बार्डिंग कराई। और बॉम्बार्डिंग कराई तो इसमें क्या देखा उन्होंने, ऑब्जर्व किया कि कुछ पार्टिकल तो सीधे निकल गए, बिल्कुल स्ट्रेट, इस तरीके से, यहां पर इस तरीके से। और कुछ पार्टिकल थे वो अपने पाथ से डेविएट हो गए, कुछ पार्टिकल अपने पाथ से डेविएट हो गए इस तरीके से। और बहुत ही कम पार्टिकल, या उन्होंने काउंटिंग भी बताई थी कि 1 in 20,000, 20,000 में से अगर हम 20,000 पार्टिकल जैसे अल्फा पार्टिकल के लें तो उनमें से सिर्फ एक पार्टिकल, इन्होंने करोड़ों अल्फा पार्टिकल की बॉम्बार्डिंग की थी, लेकिन इन्होंने एक ऐसा एवरेज दिया था कि अगर हम 20,000 अल्फा पार्टिकल की बॉम्बार्डिंग करें गोल्ड फॉइल पर, तो इसमें जो एक पार्टिकल होगा वो वापस लौट के आ रहा था अपने पाथ से, मतलब जिस पाथ से गया उसी पाथ से वापस लौट कर आ गया। ठीक है, तो ये था इनका स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। इन्होंने कंक्लूजन दिए कुछ, वो हम पढ़ते हैं। इन्होंने कंक्लूजन दिए वो हम पढ़ते हैं। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, एक चीज मैं आपको बता दूं पहले कि ये जो एक्सपेरिमेंट किया था ये असल में रदरफोर्ड के जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने किया था। ठीक है, रदरफोर्ड के जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने किया था, और उन्होंने बताया था
उन्होंने किसके बेस पे किया था? प्लम पुडिंग मॉडल के बेस पर, क्योंकि सर जे थॉमसन ने क्या बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इम्बेडेड रहते हैं एटम्स में। तो इन्होंने ये सोचा कि भैया जब इम्बेडेड रहते हैं और ज्यादातर पार्ट कैसा रहता है? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव पार्ट है तो सारे जो मतलब सारे अल्फा पार्टिकल लौट कर आने चाहिए उसी पाथ से, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने क्या देखा कि जो उन्होंने स्क्रीन लगा रखी थी फ्लोरेसेंस की, उस पर ब्लिंक होने लगा, ठीक है, उस पर वो स्क्रीन चमकने लगी, उस पर स्पॉट आने लगे। तो उन्होंने अपने जाकर रदरफोर्ड को बताया कि भैया ऐसा है कि ये जे थॉमसन के मॉडल को फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है कि ब्लिंक हो रही है, कुछ पार्टिकल्स उसको पेनिट्रेट करते हुए जा रहे हैं गोल्ड फॉइल को। तो इन्होंने क्या कंक्लूजन दिया? इन्होंने, अब आता है अपना रदरफोर्ड मॉडल। ये तो एक्सपेरिमेंट था, अब इन्होंने अपना एक मॉडल दे दिया, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। इन्होंने बताया पहला पॉइंट इनका ये था कि मोस्ट ऑफ द पोर्शन ऑफ एटम इज एम्प्टी, ठीक है, या मोस्ट ऑफ द स्पेस ऑफ एटम इज एम्प्टी, ठीक है। तभी तो जो इसके अल्फा पार्टिकल थे वो किस तरफ जा रहे थे? बिल्कुल सीधे होकर जा रहे थे। दूसरा इन्होंने पॉइंट जो दिया वो ये था कि सम अल्फा पार्टिकल deviate with 170 डिग्री to 180 डिग्री एंगल, 170 और 180 डिग्री के एंगल से डेविएट हो गए, ठीक है। तीसरा इन्होंने ये बताया ओनली फ्यू पार्टिकल्स ये एक्सपेरिमेंट ही चल रहा है अभी, ठीक है, इसको मॉडल मत लिखना, एक्सपेरिमेंट चल रहा है, ठीक है, अभी ये एक्सपेरिमेंट है। ओनली फ्यू पार्टिकल्स रिटर्न बैक टू इट्स ओरिजिनल पाथ, ठीक है। कुछ पार्टिकल जो थे वो रिटर्न हो गए अपने ओरिजिनल पाथ। ये 3 पॉइंट उन्होंने बताए थे अपने उसमें मॉडल में। अब पढ़ते हैं मॉडल क्या था इनका। मॉडल क्या था? तो मॉडल ये था भैया, अब हम मॉडल पढ़ रहे हैं कि मॉडल क्या था। रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। इन्होंने बताया था मोस्ट ऑफ द स्पेस या मोस्ट ऑफ द पोर्शन ऑफ एटम इज एम्प्टी, कि जो मोस्ट ऑफ द पोर्शन होता है एटम का वो कैसा होता है? एम्प्टी। दूसरा इन्होंने ये बताया था कि इन atom has something atoms के पास कुछ है which has very high positive charge डेंसिटी, ठीक है। एटम के बीच में यहां पर एक चीज और मैं लिख दूं, इन दी सेंटर, एटम के सेंटर में कुछ एक ऐसी चीज भी है बीच में जो कि क्या है? पॉजिटिव चार्ज है, जिसको उन्होंने बोला न्यूक्लियस। इसको उन्होंने क्या बोला? न्यूक्लियस। अभी न्यूट्रॉन की खोज नहीं हुई है, लेकिन धीरे धीरे
हम उसी तरफ जा रहे हैं, न्यूट्रॉन की तरफ। तो उन्होंने इसको क्या बोला, न्यूक्लियस। तीसरी चीज उन्होंने ये बोली, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस। क्यों, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या होते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं, न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं, ठीक है। ये उन्होंने अपने मॉडल में बातें कही थी। अब उन्होंने साइज भी बताया था। चौथा पॉइंट ये है, उन्होंने साइज ऑफ न्यूक्लियस भी बताया था हमें, साइज ऑफ न्यूक्लियस। साइज ऑफ न्यूक्लियस जो था वो था 10⁻⁻15 मीटर, या इसको हम फर्मी भी बोलते हैं, फर्मी, वन फर्मी, वन फर्मी। 10⁻⁻15 को वन फर्मी, जैसे 10⁻10 को एंगस्ट्रॉम बोलते हैं, वैसे 10⁻15 को फर्मी बोलते हैं। अप्रॉक्स था। और साइज ऑफ एटम भी बताया था, साइज ऑफ एटम, साइज ऑफ एटम, साइज ऑफ एटम ये बताया था उन्होंने 10⁻10 मीटर, यानी कि 1 एंगस्ट्रॉम, 1 एंगस्ट्रॉम के बराबर बताया था उन्होंने, ठीक है। ये थे उनके मॉडल, ये था उनका मॉडल। अब बात आती है, मैं आपसे अब 2 क्वेश्चन पूछने वाला हूं, वो आप बताना, ठीक है। और पॉज करके सोचना, वीडियो को पॉज करके, कि क्या हो सकता है इनका आंसर। पहला क्वेश्चन ये है कि उन्होंने ये कैसे पता लगाया कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो रिवॉल्व करते हैं एटम, न्यूक्लियस के चारों, जबकि उन्होंने तो सिर्फ गोल्ड फॉइल पर, एक छोटी सी पतली सी गोल्ड फॉइल थी, उस पर अपना एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने ये कैसे कंक्लूड किया कि भैया जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो चारों ओर चक्कर लगाते हैं न्यूक्लियस के। वीडियो को पॉज करके ट्राई करो और फिर मैं आपको बताता हूँ। अब देखो, ये हमें पता था कि जैसे हम ये मान लें, ये हमारा न्यूट्रॉन है, सॉरी ये हमारा न्यूक्लियस है जिसमें पॉजिटिव चार्ज है, और इसके बाहर कोई इलेक्ट्रॉन है जो कि चक्कर लगा रहा है। अभी ये नहीं पता था कि चक्कर लगा रहा, समझ लो ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन बाहर है। अच्छा, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, तो ये न्यूक्लियस जो है इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि अगर ऐसा होता तो ये जो इलेक्ट्रॉन है इसमें न्यूक्लियस में गिर जाता, और न्यूक्लियस में गिर जाता तो एटम का तो अस्तित्व ही नहीं रहता, एटम खत्म हो जाता, एटम खत्म हो जाता। तो इसलिए क्या हुआ, इन्होंने एक कंसेप्ट बताया कि जो इलेक्ट्रॉन होता है ना वो इस फोर्स को, अच्छा इस फोर्स को जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में लगती है, दो चार्ज के बीच में, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसको आप 12th में पढ़ोगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इन्होंने बोला कि ये जो फोर्स है ना, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसको ये इलेक्ट्रॉन किसमें यूज करता है, किसमें यूज करता है, सर्कुलर मोशन करने में, सर्कुलर मोशन करने में, सर्कुलर मोशन करने में, ठीक है। अब एक बात बताओ, सर्कुलर मोशन करने में क्यों यूज करता है। आप देखो, जब ये सर्कुलर मोशन करेगा तो इसकी वेलोसिटी लगातार चेंज हो रही है, इसकी वेलोसिटी लगातार चेंज हो रही है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है। जैसे देखो, इस जगह वेलोसिटी की डायरेक्शन कुछ ऐसी है, इस जगह वेलोसिटी की डायरेक्शन कुछ ऐसी है, इस जगह वेलोसिटी की डायरेक्शन कुछ ये, और इस जगह वेलोसिटी की डायरेक्शन कुछ ये। तो इसकी जो लगातार वेलोसिटी चेंज हो रही है, वेलोसिटी चेंज हो रही है, इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी चेंज हो रही है इसका मतलब क्या है कि एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। और एक्सेलरेशन कब आता है, मैंने आपको फिजिक्स के एक लेक्चर में भी बताया था कि एक्सेलरेशन कब आता है, फोर्स से। न्यूटन्स लॉ है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, फोर्स से आता है। मतलब यहाँ पर फोर्स लग रही है, फोर्स लग रही है। अच्छा, फोर्स जो लग रही है उसको ये सर्कुलर मोशन में कवर कर रहा है। तो जब भी किसी पार्टी, जो दो चीजों के बीच में जब फोर्स लगती है और वो चीज जब सर्कुलर मोशन करती है, तब तो ऐसी फोर्स को हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स। ये आप सर्कुलर मोशन भी पढ़ोगे, 11th में है सेंट्रीपिटल फोर्स, कि जब भी कोई चीज सर्कुलर मोशन करती है तो उसकी जो सर्कल होता है, जिस सर्कल के अराउंड वो मोशन कर रही है, उस सर्कल के और उसके बीच में एक फोर्स लगता है जिसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। इसको फोर्स को आपने एक्सपीरियंस भी किया होगा, मैं आपको बताता हूं। जब भी आप देखना, कभी आप साइकिल चलाते होगे बचपन में, या आप बाइक भी चलाते हो अभी, तो बाइक चलाते समय
जो आप बाइक चलाओगे और आप जब मुड़ते हो सर्कुलर पाथ पर जब मुड़ते हो तो आप एकदम टेढ़े मतलब तिरछे ऐसे हो जाते हो, ऐसे हो जाते हो ना भाई, ऐसे। तो क्यों हो जाते हो आप? क्योंकि उसमें एक फोर्स लगता है, वो फोर्स है सेंट्रीपिटल फोर्स। एक और एग्जांपल मैं देता हूं, अगर हम एक थ्रेड में एक स्टोन बांध ले और उसको ऐसे घुमाएं, उसको ऐसे घुमाएं, तो आप तो उसको अंदर खींचने की कोशिश कर रहे हो, उस स्टोन को अंदर खींचने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन वो स्टोन जो है अंदर नहीं आ रहा, वो बाहर की तरफ घूमता जा रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि उसकी जो वेलोसिटी है उसमें लगातार चेंज आ रहा है। स्पीड सेम हो सकती है यहाँ पर, लेकिन वेलोसिटी में लगातार चेंज आ रहा है क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है। डायरेक्शन चेंज हो रही है तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है मतलब फोर्स आ रहा है, उसी फोर्स को हम क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। इसका एक और एग्जांपल देखते हैं हमारे सोलर सिस्टम से। ये हमारा सन है, इसके चारों तरफ प्लेनेट जो है चक्कर लगा रही है, हमारी अर्थ है। अर्थ और इसके बीच में क्या लगेगा? एक अट्रैक्शन फोर्स। लेकिन अर्थ क्या है, इसके बीच में सन के अंदर जाकर गिर जाती है क्या? अगर ऐसा होता तो अपन तो मतलब बचते ही नहीं ना। तो सोचो थोड़ा सा, अर्थ क्यों नहीं गिरती? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स लगता है, वो अट्रैक्शन फोर्स क्या देता है ना? सेंट्रीपिटल फोर्स। सर्कुलर मोशन करने के लिए क्या देता है ना? सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है वो क्या देता है ना? सेंट्रीपिटल फोर्स। इस वजह से अर्थ जो है सर्कुलर मोशन कर पाती है। इसी को कंपेयर किया था इन्होंने, जो रदरफोर्ड ने कंपेयर किया था अपने सोलर सिस्टम से, किया था अपने मॉडल को, क्योंकि बहुत सारी चीजें थी वो सिमिलर मतलब मैच हो रही थी किससे? सोलर सिस्टम से। तो इनके मॉडल को सोलर सिस्टम मॉडल भी कहा जाता है। सोलर सिस्टम मॉडल, सोलर सिस्टम मॉडल भी कहा जाता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ये है, अच्छा ये तो पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो ये कैसे पता लगाया कि सर्कुलर मोशन में हो रहा है, ये तो हमारा आंसर मिल गया। अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि उन्होंने न्यूक्लियस का साइज कैसे पता लगा लिया? इन्होंने न्यूक्लियस का साइज कैसे पता लगा लिया, ये हमारे सामने एक प्रश्न। तो साइज ऑफ न्यूक्लियस इन्होंने पता लगाया, एक फॉर्मूला होता है R इक्वल R नॉट A की पावर 1/3। ये फॉर्मूले को आप नोट कर लो, पहली बात। ठीक है, अब इस फॉर्मूले का क्या मतलब है वो मैं आपको बताता हूं। पहले आप ये फॉर्मूले को नोट कर लो। यहां पर ये क्या है? ये क्या है? हमारी रेडियस ऑफ न्यूक्लियस या साइज ऑफ न्यूक्लियस, उसको साइज ऑफ न्यूक्लियस बोल देते हैं, साइज ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, आर नॉट यहाँ पर एक कांस्टेंट है, लेकिन इसकी जो वैल्यू है ना वो वेरी करती रहती है। इसकी वैल्यू जो होती है 1.1 से लेके 1.4 इंटू 10⁻⁻15 तक वेरी करती है। ऐसा ही कुछ है, -15, हाँ ऐसा ही कुछ है शायद, और आप कंफर्म कर लेना। तो इसकी वैल्यू जो है वेरी करती है। और ये यहाँ पर है मास नंबर, ये यहाँ पर क्या है? मास नंबर। तो देखो अब देखना, यहाँ पर मैं क्या बताने जा रहा हूं। सपोज करो ये हमारा कोई हीलियम आयन है, ठीक है, और यहां पर कोई एक छोटू सा न्यूक्लियस रखा हुआ है, न्यूक्लियस रखा हुआ है। ठीक है, इस हीलियम ये अभी रेस्ट में है न्यूक्लियस, तो इसकी जो वेलोसिटी होगी, इसकी जो वेलोसिटी होगी वो जीरो होगी, इसकी जो वेलोसिटी होगी वो जीरो होगी। अब मैं आपसे क्या कह रहा हूं, ध्यान से सुनना। अगर ये अल्फा पार्टिकल को मैं इस न्यूक्लियस की तरफ फेंकूं, अगर ये अल्फा पार्टिकल को मैं न्यूक्लियस की तरफ फेंकूं, अच्छा पहले ये मान लो कि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है? r है। ठीक है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है? r। अगर मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। अगर मैं इस न्यूक्लियस को इस हीलियम आयन को इस न्यूक्लियस की तरफ फेंकूं तो ये जाएगा इधर, और मैं ऐसे सपोज कर लेता हूं कि ये यहां पहुंच गया। सपोज करो कि यहां पहुंच गया, ये यहां पहुंच गया, और इसके बीच की डिस्टेंस मान लेते हैं r। अभी ये रेस्ट में आ गया। ठीक है, यहां पर ये पहुंच गया, अभी ये रेस्ट में आ गया। देखो ये जाएगा, और फिर कुछ समय बाद इसके थोड़े पास पहुंचने के बाद ये वापस रिपेल करेगा, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, तो ये जाएगा इधर और वापस रिपेल करेगा, तेजी से रिपेल करेगा। तो हमने रिपेल वाली भी कंडीशन नहीं लिया, हमने सिर्फ जाने वाली कंडीशन लिया। वो ये है कि ये सपोज कर लो यहाँ पर पहुंच गया और इसकी कंडीशन हमने मान ली रेस्ट। ठीक है, यहाँ पर हम कैलकुलेट कर रहे हैं इस आर को। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने क्या किया, इन्होंने लगाई एनर्जी कंजर्वेशन थ्योरम। साइंस की बहुत ही बेसिक थ्योरम है एनर्जी कंजर्वेशन थ्योरम। ये थ्योरम हमसे क्या कहती है भाई, ये थ्योरम हमसे कहती है कि जो सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी होता है, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी होता है, वो किसके बराबर होता है? सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी फाइनल के बराबर होता है।
फाइनल के बराबर होता है। ठीक है, तो हम सपोज करो, वैसे ये 12th में आपको ज्यादा समझ में आता है, लेकिन कर लो यार क्या है। तो सपोज करो कि यहाँ पर इसकी जो वेलोसिटी है, ये तो पार्टिकल मूव कर रहा है ना, इसकी वेलोसिटी हमने मान ली, इसकी वेलोसिटी हमने ई इनिशियल मान ली, कितनी, इसकी वेलोसिटी हमने मान ली, इसकी वेलोसिटी वी आई मान ली हमने। ठीक है, सॉरी वी अल्फा मान ली, अल्फा पार्टिकल तो वी अल्फा मान ली। ठीक है, मास मान लिया इसका एम अल्फा। तो देखो इसकी काइनेटिक, ये पहले मूव कर रहा था, इनिशियली ये मूव कर रहा है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, इसकी पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो होगी के Q1 Q2 अपॉन आर, के Q1 Q2 अपॉन आर। ठीक है ना, ये इसकी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी फाइनल, और ये क्या होगी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी वो होगी प्लस हाफ एम अल्फा वी अल्फा स्क्वायर। ठीक है, ठीक है। अब ये पार्टिकल पहुंच गया यहाँ पर, यहाँ पर। अब इनके जो बीच की डिस्टेंस है वो हमने मान ली स्मॉल आर, हमने इनके बीच की डिस्टेंस क्या मान ली, स्मॉल आर। तो अब ये पार्टिकल यहाँ पहुंच गया, अब ये पार्टिकल यहाँ पहुंच गया, तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो कितनी हो जाएगी, 0। ठीक है, इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, 0, और पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, के Q1 Q2। अब दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है, आर, स्मॉल आर, तो यहाँ पर ये स्मॉल आर। तो इन्होंने इस तरीके से इसका, इस तरीके से इसका जो है साइज पता किया। यहाँ से अगर हम आर की, स्मॉल आर की वैल्यू निकाल लें, स्मॉल आर की वैल्यू निकाल लें, तो हमें क्या मिल जाएगा, साइज ऑफ न्यूक्लियस मिल जाएगा, साइज ऑफ न्यूक्लियस मिल जाएगा। यार स्मॉल आर क्या है, स्मॉल आर यहाँ पर क्या है, दोनों न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस। सपोज ऐसी कंडीशन मान लो आप, इस तरीके की, इस तरीके की, ये दो एटम है, इनके बीच के न्यूक्लियस की डिस्टेंस अपन ने सपोज कर ली यहाँ से यहाँ तक r है। अगर मैं इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकाल लूँ और इसको 2 से डिवाइड कर दूँ, इन दोनों के बीच सेम एलिमेंट के एटम है, अगर इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकाल लूँ, इसको 2 से डिवाइड कर दूँ, तो क्या हमें एटम का साइज पता नहीं लग जाएगा, बताओ मुझे, एटम का जो साइज वो पता नहीं लग जाएगा। तो इस तरीके से इन्होंने क्या किया, साइज ऑफ एटम निकाल लिया। अब बात आती है, अब बात आती है इनका जो मॉडल था वो फेल क्यों हुआ, वो इसलिए फेल हुआ, वो इसीलिए फेल हुआ क्योंकि पहली बात तो ये लाइन स्पेक्ट्रम को, या हम बोले हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, लाइन स्पेक्ट्रम को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। ड्रॉबैक देख लेते हैं, ड्रॉबैक, ड्रॉबैक, पहला ड्रॉबैक ये था, पहला ड्रॉबैक ये था कि he cannot explain, he cannot explain the line spectrum, ये लाइन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। दूसरी चीज क्या थी, he cannot explain the stability of atom, stability of atom, इसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। कहने का इस दूसरे पॉइंट से ये तात्पर्य है मेरा कहने का कि ये जो है ना, मैक्सवेल की थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। मैक्सवेल ने क्या कहा था कि जब भी कोई पार्टिकल, जब भी कोई चार्ज पार्टिकल होता है, वो क्या करता है, एक्सेलरेट रहता है, एक्सेलरेट होता है, एक्सेलरेट होता है। एनी चार्ज पार्टिकल, जब भी कोई चार्ज पार्टिकल, ये मैक्सवेल थ्योरी बता रहा हूँ, मैक्सवेल थ्योरी यहाँ पर डाल देना पहले, मैक्सवेल थ्योरी। इन्होंने ये बताया था कि एनी चार्ज पार्टिकल, ये मैक्सवेल ने बताया था, एक्सेलरेट, प्रोड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, कि जो भी चार्ज पार्टिकल अगर एक्सेलरेट हो रहा है वो क्या करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो जैसे सपोज कर लो, यहाँ कर देता हूँ, ठीक है, ये हमारा न्यूक्लियस है और ये हमारा इलेक्ट्रॉन है। अब इन्होंने क्या बताया था, मैक्सवेल के अनुसार
कि अगर कोई ये चार्ज पार्टिकल है, अगर ये मूव कर रहा है, एक्सेलरेट हो रहा है, तो ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन प्रोड्यूस करेगा और एनर्जी लॉस करेगा। एंड लॉसेज एनर्जी, यहाँ पर एक चीज और मैं ऐड कर रहा हूँ, लॉसेज इट्स एनर्जी, एनर्जी को अपनी लॉस करेगा, अपनी एनर्जी को लॉस करेगा। तो जैसे सपोज करो ये इलेक्ट्रॉन है, ये एक्सेलरेट हो रहा है, एक्सेलरेट हो रहा है, तो उसमें से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकलेंगी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकलने के बाद ये क्या होगा, अपनी एनर्जी को लॉस करेगा। ध्यान से सुनना, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये एक्सेलरेट हो रहा है, इसके तरफ घूम रहा है, अब ये क्या करेगा, अपने में से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को लूज करेगा, और साथ ही जब इसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इसमें से निकलेंगी तब ये क्या करेगा, अपनी एनर्जी को भी लूज करेगा। तो ये एनर्जी को जो लूज करेगा, एनर्जी को लूज करने के बाद इस पर कोई एनर्जी नहीं रहेगी। जब इस पर कोई एनर्जी नहीं रहेगी तब ये किस में गिर जाएगा, न्यूक्लियस में। तब ये किस में गिर जाएगा, न्यूक्लियस में। और न्यूक्लियस में गिर जाएगा तो फिर इसका वजूद ही कहाँ रह जाएगा एटम का। ठीक है, तो इनके अकॉर्डिंग अगर इसकी मैक्सवेल की थ्योरी माने तो इलेक्ट्रॉन जो एटम है वो क्या है, स्टेबल नहीं है, लेकिन स्टेबल होता है एटम, ये भी बात सच है। तो ये क्या है, इन्होंने हालांकि ये बात नहीं बोली थी रदरफोर्ड ने कि मतलब ये जो एटम होता है वो स्टेबल होता है या नहीं, लेकिन ये स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, तो इस वजह से इनका जो है मॉडल जो है फेल हो गया। तो ये था, आज हमने प्लम पुडिंग मॉडल भी पढ़ा, रदरफोर्ड मॉडल भी पढ़ा, डाल्टन्स थ्योरी पढ़ी और प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी पढ़ी। तो आज का हमारा लेक्चर यहीं खत्म होता है। अगले वीडियो लेक्चर में मिलते हैं और पढ़ेंगे बोर मॉडल्स। तो तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच।